आइए तो फिर कुछ पढ़ाई हो जाए हल्की फुल्की। और ज़्यादा कुछ ब्रेन टीजिंग नहीं रखा मैंने, क्योंकि प्रीपोजिशन जो पहले आपने पढ़ा था एट, इन और ऑन का यूज़, उसी की थोड़ी सी प्रैक्टिस है और उसको थोड़ा सा स्ट्रांगली डील करने के लिए यहाँ कोशिश कर रहा हूँ मैं, ताकि बच्चों को बेहतर ढंग से वो चीज़ पता चल जाए और जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर एट, इन और ऑन का यूज़ जो आपने पहले पढ़ा था कि एट का यूज़ कब करते हैं, ऑन का कब करते हैं और इन का प्रयोग कब करते हैं, तो उसी को थोड़ा सा आपको ये कहिए कि एक रीप्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं, जो कि वो बेहतर हो जाएगा और इसके बाद फिर उनकी डिटेल्स चलेगी, क्योंकि प्रीपोजिशन बहुत लंबा है और बड़े मुश्किल में तैयार होता है। इसलिए मैंने दोबारा से फिर आपको उसी में कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के मैंने उसको समझाने की कोशिश की है और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि इनमें अक्सर जो है कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो यहाँ अगर एक बार फिर देखेंगे एग्जाम्पल्स के तौर पर कि कहाँ पर हम एट का और कहाँ पर इनका यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरफ टाइम के आधार पर हमने एट, इन और ऑन का यूज़ लिया है और इधर प्लेस के आधार पर हमने एट, इन और ऑन का यूज़ लिया। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली बल्ब की लाइट पड़ती है, तो इस जगह पर थोड़ा सा शाइनिंग की वजह से कुछ मिस हो जाता है। ठीक है, अब उसके लिए कुछ खास मेरे पास ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन मैं बोल देता हूँ तो उससे आपको हेल्प मिल जाती होगी। एट, इन और ऑन लिखा है, ये प्लेस लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, तो इस तरफ यहाँ प्लेस वाले, जहाँ पर हम प्लेस के लिए एट, इन और ऑन का यूज़ करते हैं, और इस तरफ टाइम के लिए हम जब प्लेस एट, टाइम के लिए जब हम प्रीपोजिशन एट, इन और ऑन का यूज़ करते हैं। तो आइए समझ लेते हैं, फिर मैं थोड़ा सा कुछ और इम्पोर्टेंट रूल है एक छोटा सा, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हल्की फुल्की पढ़ाई रहेगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं मैं आज बनाना चाहता। तो इस तरह से आपको भी देखने में मन लगेगा और बेहतर ढंग से आप समझ भी जाएंगे, और आज से कंफर्म भी हो जाएगा कि हम अगर प्लेस के लिए कहाँ पे यूज़ करें कैसे, और टाइम के लिए कहाँ पे। तो देखो, जैसे जब पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो एट 10 o'clock, एट 3 o'clock, एट 10:30 o'clock, जो भी आपका टाइम आएगा, अगर निश्चित समय है तो एट का यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे एट का ही यूज़ होगा। एट नून कोई ऐसा फिक्स्ड टाइम है जो कोई मतलब पहर है, समय है जैसे, तो एट नून जैसे होता है, तो वहाँ पर एट नून क्यों किया जाता है, क्योंकि 12 o'clock को ही एट नून कहा जाता है, दोपहर का समय। लेकिन अगर आफ्टरनून है तो आप एट का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर बिफोर नून है तो आप एट का प्रयोग नहीं करेंगे, वो चूँकि उसमें बिफोर पहले से लगा होता है। और मॉर्निंग है तो उसमें ऐड का यूज़ नहीं होता, और इवनिंग है तो उसमें ऐड का यूज़ नहीं होता, क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग आपका रात से शुरू हो जाता है 3-4 बजे से, और फिर वो दोपहर 11 बजे तक ऐसे करके आता है। इवनिंग भी आपका शाम को 4-5 बजे शुरू हो जाता है, और इवनिंग 7-8 बजे तक भी लोग कहते हैं। तो वो एक, चूँकि कन्फर्म टाइम है नहीं ना, तो इसलिए आपको उसमें ऐड का यूज़ नहीं कर सकते हो। तो नून में आपका ऐड का यूज़ होगा एट डिनर टाइम। तो डिनर टाइम जैसे किसी का अपना होता है कि हम 7 o'clock पे डिनर करते हैं, या 6 o'clock पे डिनर कर लेते हैं, या कुछ लोग अपना 10 o'clock पे डिनर करते हैं। तो जो डिनर टाइम होता है, तो जो डिनर टाइम कोई डिसाइड करता है, तो उस हिसाब से एट डिनर टाइम, एट बेड टाइम, क्योंकि सोने का समय कुछ लोगों का अपना क्लियर होता है, और वो होता ही है कि आप बेड पे कितने बजे जाते हैं, सोने कितने बजे जाते हैं। वो कहते हैं लोग, मैं शाम को 9 बजे सो जाता हूँ, मैं शाम को 7 बजे सो जाता हूँ, मैं शाम को 8 बजे सोता हूँ, मैं तो भाई 11 बजे सो पाता हूँ। तो ऐसे करके वो फिक्स्ड टाइम ही होता है, इसलिए उसमें एट बेड टाइम लगा है। एट सनराइज, क्योंकि सूर्योदय का समय निश्चित होता है, आपने पेपर वगैरह में देखा होगा, जब उसमें बताते हैं मौसम वगैरह, और सनराइज और सनसेट का टाइम दिया रहता है, तो इसलिए सनराइज और सनसेट का टाइम फिक्स्ड होता है। इसलिए वहाँ पर क्या होता है, एट सनराइज या एट सनसेट, यहाँ पर भी आपको एट का यूज़ करना होता है। एट द मोमेंट, किसी पल ऐसा हुआ, किसी क्षण, एट द मोमेंट, एट दैट मोमेंट, उसी पल, उसी क्षण ऐसा हुआ। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, एट द मोमेंट होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं निश्चित होते हुए भी एट नहीं, जैसे एट द मीन टाइम नहीं लगेगा, इन द मीन टाइम लगेगा, इन द मीन वाइल लगेगा। जैसे
और कभी ऐसा भी होता है इनमें लगता है नहीं, मीन वाइल, मीन टाइम, ये एडवर्ब की तरह भी यूज होते हैं जिनमें प्रीपोजिशन का ऑलरेडी सेंस होता है। तो यहाँ पर फिर एट नाइट यूज किया जाता है, जैसे एट नाइट, नाइट के साथ में इनका भी यूज होता है, इन द नाइट। मैंने बताया था कि अगर कोई खास रात के बारे में कुछ एक्टिविटी आप दर्शाना चाहते हैं तो इन द नाइट होता है। और कॉमनली हम जो रेगुलर नाइट होती हैं तो वहाँ पर हम एट का यूज़ करते हैं। ही वर्क्स एट नाइट, वो रात में काम करता है, तो उसका नेचर में है ये, उसके नेचर, उसकी हैबिट में है कि वो रात में काम करता है। द डॉग बार्क्स या द डॉग्स बार्क एट नाइट, कुत्ते रात में भौंकते हैं। तो जब हैबिट की बात करेंगे तो एट नाइट आता है। और अगर किसी खास रात में ही वो कुछ कर रहा था, ही वॉज वर्किंग इन द नाइट, वो रात में काम कर रहा था, तो इसका मतलब है कि वो रात में कर रहा था लेकिन रात में करता नहीं है। तो ये इसमें अंतर है। इसके बाद है एट द वीकेंड। वीकेंड जो होता है वही होता है सैटरडे वाला, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, थोड़ा निश्चित समय हो जाता है, इसलिए वीकेंड हो गया। और एट क्रिसमस, एट क्रिसमस का मतलब ये होता है कि समय फिक्स्ड होता है, कि क्रिसमस की संध्या होती है, शाम होती है, जब उसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो क्रिसमस एक फेस्टिवल हो गया, एक सेलिब्रेशन हो गया, तो इसलिए ऐड करके आया। और एट द सेम टाइम, सेम टाइम का मतलब है जब भी आपका उसी समय पर, तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा समय रहा होगा जिसके लिए हम उस समय को पॉइंट कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, इसलिए एट द सेम टाइम। एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट मतलब हो गया वर्तमान में, वर्तमान का मतलब होता है एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट का मतलब हो गया कि इसी समय, उसी वर्तमान समय में, उसी क्षण। तो यहाँ पर एट प्रेजेंट का मतलब हो जाता है पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब उसी समय, वर्तमान में। वर्तमान में मतलब जिस समय कोई बात कहना चाहता है, जिस समय किसी ने कोई एक्टिविटी की, तो एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, इसलिए वहां पर एट प्रेजेंट ही बिकेम एंग्री, मतलब उसी समय वो नाराज हो गया। तो ऐसे करके हम उसको ले सकते हैं। तो एट प्रेजेंट यहाँ पर भी एट का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये था आपका एट का यूज, ठीक है। इसके बाद चलते हैं इन में। तो देखिए जब पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो एट का यूज होता है। इसके बाद जब जैसे ईयर्स है, मंथ्स है, सेंचुरीज है, या फिर लॉन्ग पीरियड कोई हो गया, तो वहां पर आपका इन का प्रयोग। जैसे इन में, ये मंथ्स नेम है इसलिए यहाँ पर इन में रहेगा। इन समर, ये थोड़ा सा मतलब लॉन्ग पीरियड रहता है। इन समर, गर्मी का सीजन काफी दिन तक, 3-4 महीने तक रहता है, तो इन समर हो गया। और इन 1990, इन 1990 में एक ईयर हो गया, इसलिए यहाँ पर इसको, और ईयर का नेम भी है अगर, तो वहाँ पर जैसे इन जनवरी, ऐसे इन जुलाई, इन सितंबर, ऐसे करके रहता है। और इसके बाद इन द नेक्स्ट सेंचुरी, ऐसे करके आ जाएगा। इन द स्टोन एज, ये एक एज है, ये सेंचुरी है, यहाँ पर भी इनका प्रयोग है। इन द पास्ट, जैसे इन द फ्यूचर, ऐसे करके इनमें इनका प्रयोग हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद इन द मॉर्निंग या इन द इवनिंग, ऐसे करके बताया। इन द नाइट भी अभी बताया। तो यहाँ पर हो गया इन द आफ्टरनून। अच्छा, ये मैंने ऐसे जो लिख रखा है, तो इन द मॉर्निंग्स भी हो जाता है, इन द मॉर्निंग्स हो जाता है। जैसे अभी हम बात करते हैं ऑन संडे, तो इसको मैं अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ कि ऑन संडे का संडेज भी कर सकते हैं, इन मॉर्निंग्स और इवनिंग्स भी कर सकते हैं, आफ्टरनून्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी इसको एक्सप्लेन करने के बाद इसको लेता हूँ मैं बाद में कि इसको कैसे हम प्लूरल भी किस सेंस में कर लेते हैं। इसके बाद है इन द इवनिंग हो गया। ऑन संडे अगर आपका दिन है तो ये यहाँ से आपका है कि डेट एंड डेज, अगर डेट एंड डेज है यानी कोई दिन है और या फिर कोई तारीख है, तो वहाँ पर आपको ऑन करना होता है। जैसे संडे है दिन, तो ऑन लगा हुआ है। जैसे 6th, अब यहाँ पर देखिए अगर ये नहीं होता, महीने का केवल नाम होता, तो इन फरवरी आता, ठीक। लेकिन अगर आगे ये क्या है, ये डेट पड़ी हुई है, तो इस डेट की वजह से आपको क्या लगाना है, आपको ऑन लगाना है। इसी तरह से ऑन न्यू ईयर ईव, तो न्यू ईयर्स ईव यहाँ पे एस लगेगा। न्यू ईयर्स ईव मतलब यहाँ होता है कि नए वर्ष की पूर्व संध्या पर, ऑन द ईव। ऑन द ईव एक इडियोमेटिक यूज होता है जिसका मतलब होता है पूर्व संध्या पर। पूर्व संध्या पर का मतलब हम जिस दिन की बात कर रहे हैं उसके एक दिन पहले शाम को, तो ये होता है ऑन न्यू ईयर्स ईव, मतलब नए साल की संध्या पर। तो जो भी नए वर्ष की पूर्व संध्या होती है उसमें ऑन न्यू ईयर्स ईव पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन का प्रयोग, ऑन माई बर्थडे, तो मेरे जन्मदिन पर। अच्छा, ज़्यादातर अगर प्रैक्टिकली इसको सीखना है तो जैसे यहाँ पे डे आ गया, यहाँ पे डे आ गया, ठीक है।
तो डे के साथ में अगर जैसे ऑन हॉलीडे, यहाँ पर भी आपका हो जाएगा ऑन क्रिसमस डे, जैसे यहाँ पे एट क्रिसमस है तो आप ऑन क्रिसमस डे भी कह सकते हो। इसी तरह से ऑन संडे, ऑन मंडे ऐसे दिन का नाम है, ऑन माई बर्थडे जैसे ऑन हॉलीडे, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर हो जाता है। बट कहीं कहीं पर डे आता है लेकिन उसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एवरीडे ही गोज टू स्कूल एवरी डे, अब यहाँ पर डे तो आता है लेकिन एवरी की वजह से, तो इसी का रूल मुझे बाद में समझाना है और ये पूरा रूल एकदम क्लियर हो जाएगा। तो 2 पॉइंट जो अभी बचे कि मुझे ये समझाना है कि मॉर्निंग्स कब करते हैं, संडेज कब करते हैं, और ये जो एवरी वगैरह है इनको भी बाद में समझाना है कि कहाँ पर हम प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। इसके बाद अब आते हैं देखिए प्लेस पर। प्लेस पर क्या है, प्लेस पर आपको बताया गया था कि अगर आपका कोई ऐसा टाइम है जिसको हम निश्चित जगह का कोई ऐसी जगह है जो एक निश्चित स्थान के रूप में जानी जाती है। तो निश्चित स्थान का मतलब होता है कि वही एक मतलब सर्टेन प्लेस या कोई एक पॉइंट, एट अ पॉइंट, कोई एक खास और निश्चित जगह की जब हम बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पर एट का प्रयोग करते हैं। जैसे एट द कॉर्नर, इन द कॉर्नर भी होता है, मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि अगर कॉर्नर ओपन स्पेस है तो एट द कॉर्नर, और अगर कॉर्नर क्लोज्ड स्पेस है, क्योंकि इनक्लोज्ड एरिया में आपको इन का प्रयोग करना होता है तो इन लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर एट द कॉर्नर लिखा हुआ है, इसका मतलब कॉर्नर पॉइंट है, वो जगह है, लेकिन हो सकता है वो क्लोज्ड ना हो, इसलिए एट द कॉर्नर। फिर एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप कोई एक निश्चित जगह होती है इसलिए एट द बैंक, एट द पोस्ट ऑफिस, ऐसे करके। तो कोई अगर कोई खास जगह पर है जहाँ पर हम उसको इशारा कर रहे हैं कि वो एक निश्चित जगह पर है तो वहाँ पर एट का प्रयोग, एट द डोर और एट द टॉप। और देखिए यहाँ पर ऑन द डोर भी लिखा है, तो इसको अभी समझते हैं पूरा एक्सप्लेन करने के बाद। फिर एट द एंड, एट द एंड का मतलब अंत में, अंत का मतलब होता है छोर पर, किनारे पर, ठीक है। जैसे हम कहते कि ही इज स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ग्राउंड, वो एट द एंड ऑफ द फील्ड, ठीक, या एट द एंड ऑफ द बरामदा, वो बरामदे के बिल्कुल किनारे खड़ा है, वो खेत के बिल्कुल किनारे खड़ा है, वो मैदान के बिल्कुल किनारे, छोर पर खड़ा है। तो जब छोर ऐसे करके होता है उसका सेंस, तो फिर एट द एंड लगता है क्योंकि वो एक निश्चित जगह होती है। फिर एट द एंट्रेंस, एंट्रेंस माने क्या होता है, प्रवेश द्वार होता है, और वो एक निश्चित जगह है। फिर एट द क्रॉस रोड्स, क्रॉस रोड्स मतलब, क्रॉस रोड्स का मतलब क्या होता है, चौराहा, तो चौराहे पर, जहाँ क्रॉस रोड्स, चौराहा का मतलब, क्रॉस रोड्स का मतलब चौराहा है, चौराहे नहीं है, मतलब जहाँ सड़कें क्रॉस करती हूँ, जहाँ सड़कें क्रॉस करती हूँ, तो क्रॉस रोड्स माने चौराहा हो गया। तो एट द क्रॉस, और वो एक पॉइंट ऑफ प्लेस है, ठीक, तो इसलिए एट द क्रॉस रोड। तो यहाँ पर निश्चित जगह पर आपको एट का प्रयोग करना हो। फिर इसके बाद इनक्लोज्ड एरिया कोई होता है, कोई बंद जगह होती है, तो वहाँ पर आपको इन का प्रयोग करना है। इन द गार्डन, अब गार्डन किसी निश्चित जगह से है लेकिन वो कवर्ड है कि इतने में आपका गार्डन है, तो वहाँ पर इन द गार्डन। इन दिल्ली, दिल्ली का कितना भी क्षेत्रफल, जितना भी एरिया है, अगर हम दिल्ली के अंदर की बात करें तो इन दिल्ली, ही लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहता है। अब दिल्ली के भीतर रहता है, बीच में रहता है, कहीं पर रहता है, तो इसलिए इन, वो इनक्लोज्ड है जहाँ पे रहता है, इसलिए इन दिल्ली। इन इंडिया, इसी तरह का सेंस इसका भी हो गया, क्योंकि एट इंडिया तो होगा नहीं, क्योंकि इंडिया केवल एक निश्चित जगह नहीं है, इंडिया तो बहुत बड़ा है, दिल्ली तो बहुत बड़ा है, बाघ तो बहुत बड़ा है, इन द जू, चिड़ियाघर तो बहुत बड़ा है। तो इस तरह से इनक्लोज्ड एरिया प्रूव होता है ये। इन माई पॉकेट यानी एक इनक्लोज्ड एरिया, इन माई पॉकेट। इन अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में। इन द ट्रेन, ट्रेन में। और इन माई वैलेट, मेरे वैलेट में, मेरे पर्स में। तो इस तरह से यहाँ पर इनक्लोज्ड एरिया की वजह से यहाँ पे आपका इन आएगा, इसी में आप ऐड कर सकते हो इन द कॉर्नर, यहीं पे आएगा वो इन द कॉर्नर। इसके बाद ऑन द वॉल, दीवार पर, तो ये किस सेंस में लिया जाता है, ये लिया जाता है सरफेस, सरफेस का मतलब सतह, जैसे ऑन द टेबल, तो ऑन द वॉल, ऑन द टेबल, ठीक है, ऐसे करके इसका लिया जाता है। ऑन द फ्लोर, ऑन द डोर, ऑन द कवर, ऑन द फ्लोर, ऑन ए पेज, ऑन द कारपेट, ऑन द मैट, ऐसे करके इसको लिया जाता है। और देखो ऑन द सीलिंग, ऑन द सीलिंग, सीलिंग का मतलब, सीलिंग का क्या होता है, द इनर पार्ट ऑफ द रूफ, किसी छत का अंदर का भाग जो होता है, अंदर का भाग, वो सीलिंग कहते हैं, और इसके ऊपर का भाग होता है उसको रूफ कहते हैं। फिर भी अगर इसमें प्रीपोजिशन का यूज करना है तो दोनों में ऑन का ही प्रयोग होता है, क्योंकि ये सरफेस की बात है। अगर अंदर से लेंगे तब भी सरफेस है, और बाहर से जाकर ऊपर से लेंगे तब भी सरफेस है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर जैसे ही इज सेटिंग या ही इज फिटिंग ए फैन ऑन द सीलिंग, तो ऑन द ही लगेगा, इन द सीलिंग नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन द सीलिंग। अब ऑन द डोर और एट द डोर की बात कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, वो दरवाजे पर खड़ा है, ठीक। कभी आपने देखा होगा कि समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजा खटखटा है, तो दरवाजा खटखटाने का सेंस ये होता है कि दरवाजे पर वो खड़ा है और नॉक कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए वहां पे एट का प्रयोग होता है, मतलब उसका सेंस ये होता है कि कोई दरवाजे पर है, थ्रेशोल्ड मतलब डोर स्टेप पर कोई है जो पुकार रहा है। हम कहते हैं ही इज नॉकिंग एट द डोर, नॉक जब होता है तो एट कहते हैं, नॉक के साथ एट लगता है, तो वो सही है। उसका सेंस ये है कि दरवाजा खटखटा रहा है, भले ही वो कुंडी खटखटा रहा हो, भले ही उसने बेल बजाई हो, भले ही उसने आवाज दी हो, ठीक है। तो जब भी अगर हम क्या ये नहीं कह सकते कि ही इज नॉकिंग एट द डोर कहा, तो हम ये भी सकते हैं ही इज कॉलिंग एट द डोर, वो दरवाजे पर बुला रहा है। तो इसका मतलब है एट द डोर का सेंस होता है कि कोई दरवाजे पर है। अब ऑन द डोर कैसे लगाते हैं? ऑन द डोर का मतलब जानते हो कि अगर उसने ऐसे करके थपथपाया दरवाजा, ऐसे, समझ रहे हो ना, तो ऑन द डोर आता है। अब ये सेंस ये है कि वो सिचुएशन बताए कि वो किस सेंस में, मतलब किस सिचुएशन में कैसे खटखटा रहा है, किस तरह से। अगर दरवाजे को वो ऐसे कर रहा है, ऐसे, तो ये नॉकिंग ऑन द डोर। अब प्रीपोजिशन देखें, यहीं पर आपको ज्यादातर डिस्टर्ब करता है। नॉकिंग अपॉन द डोर ऐसा भी हो जाता है, लेकिन परसेंटेज ज्यादातर ऑन का ही रहता है और उससे ज्यादा परसेंटेज एट का रहता है। लेकिन कोई जड़ से मना कर दे कि ऑन द डोर नहीं होता है, तो फिर होता है। और अगर इस सेंस में हो कि वो दरवाजा थपथपा रहा है, तो अब आप क्या होगा? भाई दरवाजा खटखटा रहा है तो ठीक है, नॉकिंग एट द डोर, लेकिन दरवाजा थपथपा रहा है तो आपको बिल्कुल मजबूर होकर ही इज नॉकिंग ऑन द डोर ही लगाना पड़ेगा। और जब ऑन द डोर लगा के तभी वो सही होगा, और तभी पढ़ने वाले को, लिखने वाले को, दोनों को सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि हाँ ये सही है, वो दरवाजा थपथपा रहा है, में ही इज नॉकिंग ऑन द डोर। इस सेंस में ऑन द डोर ही होता है जब आप ऐसे करके करते हो। अब कहने को तो ये है कि अगर आपने ही इज नॉकिंग एट द डोर भी कह दिया, वो ऐसे भी कर रहा है, और फिर भी आपने ही इज नॉकिंग ऑन द डोर ना कह करके ही इज नॉकिंग एट द डोर कह दिया, तो समझने वाले सब समझ जाएंगे पूरी तरह से। लेकिन चूंकि जब कोई ट्रिक होती है, कोई कॉन्सेप्ट होता है, तो उसको ग्रामर में हम बहुत ज़्यादा क्लियर करके पढ़ते हैं कि नहीं हाँ ये चीज़ सही है। शायद वो कोई यही कह दे कि नहीं नहीं थपथपा रहा है, यही सेंटेंस बनना चाहिए, तो फिर क्या करोगे? फिर ही इज नॉकिंग ऑन द डोर ही आपका बेटर कंसेप्ट देगा, एट द डोर नहीं देगा। एट द डोर के सिचुएशन ये होती है कि कोई दरवाजे पर है, वो खटखटा रहा हो चाहे ना खटखटा रहा हो। लेकिन ऑन द डोर जब हो जाए नॉकिंग ऑन द डोर, तो आपको ये पक्का एहसास होगा कि वो दरवाजे पर थपकी दे ही रहा है, इसलिए नॉकिंग ऑन द डोर हो जाएगा। तो ऑन द डोर का मतलब यही है। अब यही जैसे यही होता है कि अब एक तो सेंस हो गया, दूसरा ये है कि ही इज पेस्टिंग ए पंपलेट ऑन द डोर, वो दरवाजे पर एक पंपलेट पेस्ट कर रहा है, तो फिर तब भी आपको ऑन द डोर ही करना पड़ेगा। तो ये सोचना कि नहीं ऑन द डोर नहीं होता है, वो गलत है, होता है पर अलग अलग कॉन्सेप्ट में होता है। तो यहाँ पर ये हो गया क्लियर। तो ये था आपका प्लेस के लिए एट का, इन का और ऑन का यूज, और ये था टाइम के लिए एट का और इन का और ऑन का यूज, ठीक है। किसी भी कन्फ्यूजन के लिए और किसी भी बात के लिए कमेंट बॉक्स बिल्कुल खाली ही रहता है आपके लिए, बहुत सारी जगह है। कमेंट करके आप तुरंत बताएं कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पर हुई। अब हम थोड़ा सा संडे और इनकी बात कर लें, और एक पॉइंट और था तो उसको भी क्लियर कर लेते हैं। इसको बहुत अच्छी तरह से अगर इसको हमेशा सीखना है, ज़्यादातर जैसे छोटे छोटे जो प्रिपरेशन होते हैं उनमें बच्चों को प्रॉब्लम होती रहती है, तो इसको जो है पॉज करके वीडियो को, इसको डायरी में या अपनी नोटबुक में इसको आप लिख भी सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था ये कि जैसे लास्ट है और नेक्स्ट है, ठीक, और दिस है और एवरी है, जब ये आते हैं तो टाइम के आधार पर जब, तो कोई प्रीपोजिशन जनरली नहीं आता है। अगर किसी
स्पेशल कॉन्सेप्ट में है तो फिर आता है, उसकी चर्चा रूल्स पे की जाएगी। लेकिन जनरली मैंने कहा कि इनके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, स्पेशल कॉन्सेप्ट में आ सकता है, इसकी चर्चा आगे रूल्स पर की जाएगी कि कहाँ पे करते हैं। जैसे ये होता है कि ही वेंट टू दिल्ली, ठीक, लास्ट मंथ। लास्ट मंथ भी कर सकते हो, लास्ट वीक भी कर सकते हो, और जो चाहो वो कर सकते हो, टाइम दे सकते हो। तो अगर यहाँ पर आप ऑन करते हो तो फिर गलत है। अगर कहीं लगा है तो देखो, जब आप कॉमन एरर सर्च करते हैं, स्पॉट करते हैं, तो यही प्रॉब्लम होती है कि ही वेंट टू दिल्ली ऑन लास्ट मंथ। अब ऐसा लगता है कि ऑन लगाने पर ही ये सही होगा, और ऑन लगा होगा तो आपको लगेगा कि ये सही है, लेकिन ये जो है पूरी तरह से गलत है। अब आपका सेंटेंस पूरी तरह सही है, ही वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ, ही वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक, ऐसा करके होना चाहिए। जैसे ही इज कमिंग, ही इज कमिंग हियर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर हो या नेक्स्ट वीक हो या फिर नेक्स्ट मंथ हो, मतलब वो यहाँ अगले महीने या अगले सप्ताह या अगले साल आ रहा है। तो यहाँ पर ऑन करके लगाना सही नहीं है, या इन लगाना सही नहीं है कि आप ये कह दो कि ईयर के साथ सर ने बताया था कि इन लगाना होता है, तो ही इज कमिंग हियर इन नेक्स्ट ईयर, गलत। ही इज कमिंग हियर नेक्स्ट ईयर, ही इज कमिंग हियर नेक्स्ट वीक, ही इज कमिंग हियर नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पर भी ऑन का प्रयोग पूरी तरह से गलत है, इसलिए इसका यूज ना करें। लगेगा कि सही है लेकिन वो गलत होता है। जैसे हम ये कर दें, ही इज कमिंग कमिंग हियर दिस मॉर्निंग, ठीक। अब जैसे ये होता है कि कभी कभी लोग बोल देते हैं कि वो आज सुबह यहाँ आ रहा है, तो जब वो कहते थे कि आज सुबह यहाँ आ रहा है, तो हम लोग टुडे को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक, कि हम ये लगाना चाहते हैं कि आज सुबह को कैसे एडजस्ट करें, तो उसके में आज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम यही कह रहे थे कि वो आज सुबह आ रहा है, तो आज की सुबह को यही सुबह कहा जाएगा ना, इस सुबह आ रहा है, इस सुबह आ रहा है मतलब आज की सुबह आ रहा है, तो टुडे को इंसर्ट करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए उसका सेंटेंस यही बनाया जाता है कि ही इज कमिंग हियर दिस मॉर्निंग, और दिस के साथ में ऑन का प्रयोग या इन का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है कि ही इज कमिंग हियर इन दिस मॉर्निंग, तो फिर ये गलत है, फिर इसीलिए इसको हटाना पड़ता है। तो ये देखिए जो कॉन्सेप्ट है, जो एरर्स वाले, वो यहीं पे आपको उलझाता है, यहीं पे फंसाता है, बहुत काम की चीज है। तो ही इज कमिंग हियर दिस मॉर्निंग, ही इज कमिंग हियर दिस वीक, ही इज कमिंग हियर दिस मंथ, तो जो भी आपका टाइम दिया होगा और दिस लगा है अगर, तो फिर उसके साथ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। इस बात को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर यही चीज, अच्छा ये चीज है कि कमिंग हियर लिखा हुआ है, या विल कम कर दीजिए आप, ही विल कम हियर दिस मॉर्निंग, तो सही है, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं कि ही इज कंप्लीटिंग BA दिस ईयर, तो उसका मतलब ये कि उसका इस वर्ष BA कंप्लीट हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है ना कि इन या ऑन ऐसा कुछ मतलब टाइम को लेकर के प्रीपोजिशन, तो ये आपको वर्ड्स याद रखने हैं। अब एवरेज ऐसे होता है, तो जैसे हम ये कहते हैं कि ही कम्स हियर ऑन, और फिर कर दें एवरी संडे, ठीक। तो ये आपका करेक्ट यूज नहीं है। ही कम्स हियर एवरी संडे, इसका मतलब वो हर रविवार को यहाँ आता है, तो ही कम्स हियर ऑन एवरी संडे, ऐसा लगेगा कि आपका सही है, बट ये सही नहीं होता है। इसलिए इन शब्दों को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी ये आते हैं और इनके साथ में कोई टाइम दिया रहता है, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, ऐसे करके लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, ठीक है ना, या नेक्स्ट डे करके आ जाए, और फिर दिस ईयर या दिस मंथ, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, कुछ भी लिखा हो, एवरी डे करके लिखा हो, एवरी वीक लिखा हो, एवरी ईयर लिखा हो, अर्थात ये अगर शब्द लगे हुए हैं
तो उनके साथ आपको कोई भी प्रीपोजिशन देना नहीं है। हाँ ये है कि प्रीपोजिशन दिया होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये यूज सही है, बट वो यूज सही नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको अपने दिमाग में रखना है, बहुत अच्छा यूज है और इससे आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी सिंटैक्स में, ठीक। अब देख लेते हैं कि मॉर्निंग्स, जैसे कहते हैं कि मॉर्निंग्स होता है या नहीं होता है, तो मॉर्निंग्स भी होता है, ठीक। और अगर वो उसमें लिखा हुआ है कि संडे या किसी दिन का प्लूरल होता है कि नहीं, तो होता है। किसी मंथ का प्लूरल होता है कि नहीं होता है, तो हो भी सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा है सितंबर, तो यहाँ पर आप सितंबर्स कर सकते हो। अब ये किस सेंस में कर सकते हो, जैसे हम ये कह दें कि आई डू नॉट लाइक, ठीक, विंटर मॉर्निंग्स, मुझे जाड़े की सुबह जो होती हैं वो पसंद नहीं है, ठीक है। आई लाइक संडेज वेरी मच। अब यहां पर देखिए आई डू नॉट लाइक विंटर मॉर्निंग, इसको आप हटा के भी लिख सकते हो, सेंटेंस बिल्कुल सही है। जाड़े की सुबह मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो जाड़े की जितनी भी सुबह होती हैं वो आपको अच्छी नहीं लगती हैं, तो सिंगुलर भी बोल सकते हो। लेकिन अगर आपने लिखा आई डू नॉट लाइक विंटर मॉर्निंग्स, तब भी आपका सेंटेंस सही है। जाड़े की जो सुबह होती हैं वो मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। आई लाइक संडेज वेरी मच, रविवार जो होते हैं मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि रविवार एक नहीं होता है, मॉर्निंग एक नहीं होती है, इसलिए आप संडेज लिख सकते हो। तो आई लाइक संडेज वेरी मच, ठीक है ना। आई गो टू चर्च, ठीक है ना, आई गो टू चर्च ऑन संडेज। अब यहां पर ऑन संडेज आएगा, ऑन संडेज इसलिए आएगा क्योंकि अभी वहां बताया गया था वहां टाइम में कि अगर संडे है तो ऑन संडे, मंडे है तो ऑन मंडे, ऐसे करके यहाँ पे आएगा। लेकिन बात हमने मना किया था कि जब लाइक है और वो सॉरी लास्ट है, नेक्स्ट है, दिस है, एवरी है, तो आप किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करोगे। आई गो टू चर्च एवरी संडे, यहाँ पर देख लीजिए आई गो टू चर्च लिख दीजिए या टेम्पल लिख दीजिए, ठीक है। आई गो टू चर्च ऑन संडे या फिर संडेज, दोनों सही हैं। और आई गो टू चर्च, ठीक, एवरी संडे। यहां पर आपको संडेज नहीं करना है क्योंकि एवरी हमेशा सिंगुलर ही होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है और सिंगुलर नाउन लेता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, इसलिए यहां पर संडेज नहीं होगा। हाँ आई गो टू चर्च ऑन संडे, ये सही है। आई गो टू चर्च ऑन संडेज, मैं रविवार के दिनों में चर्च जाता हूं या मैं रविवार के दिन चर्च जाता हूं। इस तरह से आपको यहां पर बताया गया था कि इस तरह से। अब जब एवरी आ जाएगा तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, और जब एवरी नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ये कहते हैं कि आई विल गो टू चर्च नेक्स्ट संडे, अगर नेक्स्ट आ जाएगा तो ये संडे भी हट जाएगा, सॉरी ये ऑन भी हट जाएगा। तो नेक्स्ट है, लास्ट है, दिस है। अब देखो यहाँ पर हो गए आई विल गो टू चर्च दिस संडे, अगर दिस संडे आ जाएगा तो भी ऑन हट जाएगा, तो बहुत बढ़िया यूज है। अब जैसे संडे, जैसे सितंबर से, तो आई डू नॉट लाइक द सितंबर्स ऑफ विंटर, आई डू नॉट लाइक द सितंबर्स ऑफ समर, मतलब कुछ भी आप कह सकते हो किसी भी तरह। आई डिड नॉट लाइक द सितंबर ऑफ 2021, तो वहां सितंबर सिंगुलर रहेगा क्योंकि एक साल में एक ही सितंबर आएगा ना। हाँ ये है कि आप किसी सीजन को लेकर के, कि जब इस तरह के सीजन आता तो उस समय सितंबर महीने मुझको अच्छे नहीं लगते, है ना, तो उस हिसाब से आप उसको अब जैसे नेचुरली जब भी आपको कोई महीना आता है, जैसे जनवरी आता है और हर साल आता है, आई डोंट लाइक जनवरीज, आप कह सकते हो मुझे जनवरी के महीने पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक जनवरी,
मुझे जनवरी पसंद नहीं है, बात वही हो गई। कुल मिलाकर बात सिंगुलर और प्लूरल की थी। तो इसमें कोई कंसेप्ट बुरा नहीं है, ये बुक्स में भी मिलता है और ये सीखना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आगे बढ़ना है और कंपटीशन में बैठना है, नौकरी करनी है और जीवन संवारना है, एक अच्छी पोस्ट पानी है, तो ये तो करना ही पड़ेगा। ऐसे कंसेप्ट आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे और ऐसे कंसेप्ट पे विचार करना पड़ेगा, बार बार सोचना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे वो ये नहीं है कि आप छोटे छोटे चीज़ें सीख ली तो बहुत कुछ हो गया, बड़ी बड़ी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। क्योंकि कंपटीशन बड़ा होता है। आजकल का कंपटीशन नहीं होता, महा कंपटीशन होता है। उसमें लाखों लड़कों से आपकी प्रतिस्पर्धा होती है, तब जा करके उनको पराजित करके, परास्त करके आप उस जगह पर अपना कब्जा जमाते हो। तो समझ लीजिए फिर आप कितने मेहनती हो, कितने परिश्रमी हो, कितनी मेहनत करनी पड़ी तब आप उस जगह पर पहुंचे। तो यही तो मेहनत है जो आप अभी इस समय कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर से अब मैं पूरा अपना वीडियो क्लोज करता हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि थोड़ी सी पढ़ाई होते रहना चाहिए, ज़रूरी है। किसी भी कन्फ्यूज़न के लिए आप ज़रूर कांटेक्ट करिए ये चैनल के माध्यम से, और उसमें कमेंट बॉक्स रहता है, कमेंट जरूर करिए। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ और हर बार चाहता भी हूँ कि आप इसको शेयर भी करें। प्रत्येक स्टूडेंट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए। हालांकि मैं किसी पर कोई बर्डन नहीं डालता, किसी को फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ, वो तो अपनी मर्जी की बात होती है। लेकिन फिर भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो, मतलब कि एज ए स्टूडेंट ऑफ माइंड, कि अगर सर को हम कोऑपरेट कर सकते हैं किसी तरह से, क्योंकि इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रहती है, कोई चार्ज होता नहीं, और मैं चार्ज चाहता भी नहीं हूँ कि मैं तुमसे कोई चार्ज किसी बहाने से, मतलब किसी तरह से मतलब लिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें चार्ज को, जैसे कभी कभी होता है ना, अन्य चैनल्स मैंने देखे हैं कि कहीं ये डाल दिया, कहीं वो डाल दिया, कहीं नोट्स डाल दिया, कहीं वो डाल दिए, फिर उसको ऐसे करके। तो ऐसा कोई मेरा प्लान अभी नियर फ्यूचर में नहीं है और फार फ्यूचर में भी नहीं है। अगर मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कभी, तो जो चीज़ आपको अवेलेबल होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगी। बस इतना है कि चैनल आपके हाथों में है, बल्कि आपके कंधों पर है, कि जिस तरह से आप अपना फ्यूचर बना रहे हो, और वो उसका फ्यूचर बनाना, अपना अपना फ्यूचर बनाना आपकी जिम्मेदारी है, वो आपके कंधे पर एक है जिसे आप लेकर चल रहे हो। तो संभवतः मैं भी समझता हूँ कि मेरी चैनल की जिम्मेदारी भी तुम्हारे ही कंधों पर है। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम प्रत्येक बच्चा अगर ये सोच ले कि हमको एक वीडियो पर डे का किसी न किसी अपने फ्रेंड को शेयर करना है, चाहे भले ही उसके पास नोटिफिकेशन जाता हो, लेकिन अगर वो यही करेगा कि शेयर करेगा, तो उसका कहीं ना कहीं से कंट्रीब्यूशन मुझे जरूर मिलेगा। और यही आपका सबसे बड़ा योगदान है, कंट्रीब्यूशन है और कोऑपरेशन है। तो जिसके लिए तो मैं आभारी हूँ और सभी बच्चों का आभारी रहूँगा भी। तो अगर इस तरह से थोड़ा सा होता रहे, लाइक भी होता रहे, कमेंट भी होता रहे, और अगर शेयर भी होता रहे, तो मैं समझूंगा कि मुझे बहुत कुछ हासिल हो रहा है। तो ठीक है, मुझे मेहनत करने में मन लगेगा और भी कोशिश करूंगा बेहतर कंटेंट देने के लिए। तो इसी के साथ सभी को शुभकामनाएं, और नए वर्ष की एक बार फिर ढेरों शुभकामनाएं। सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी को उज्जवल भविष्य मिले, और सभी को एक सुख संपन्नता और बढ़िया समृद्धि भरा जीवन मिले। ईश्वर से मेरी यही कामना है। तो जय हिंद, जय भारत।